Welcome to Institute of Digital Entrepreneurship Pakistan. My name is Iftikhar Anjum and I'm the co-founder of IDE Pakistan, where we teach digital skills and help startups to grow. Today I'm very excited to have a young but very successful entrepreneur who has made Pakistan proud in the business world, Mr. Ahmed Rauf Isa. Ahmed Rauf Isa is the owner of Telemart and Telenews. He has won 7 global and 2 national awards. He has the honor to be a jury member in 7 global awards. He has been selected as a rising star in World Retail Congress Asia Pacific and recently got listed in Forbes 30 under 30 in 2019 for his venture Telemart, a leading e-commerce store. Mr. Ahmed Rauf Isa, I warmly welcome you and thank you very much for sparing some of your precious time. Before talking about your business, before talking about your achievement, हर जगह पे हम आपकी achievement के बारे में social media पे, news पे, channels पे आपकी achievements के बारे में सुन रहे हैं. But people are interested in Ahmed Rauf Isa. We want to know who is Ahmed Rauf Isa. Please tell something about yourself. Talking about myself, मैं एक बहुत बुरा स्टूडेंट और आई गेस मैं कुछ सेलेक्टेड पाकिस्तानीज में से ही होऊंगा कि जिन्होंने अगर अचीवमेंट पार्ट देखे तो उनमें भी कुछ सेलेक्टेड पाकिस्तानीज में, लेकिन अगर पढ़ाई वाला पार्ट देखे तो उसमें नीचे वाली साइड पे पाकिस्तानी वो सेलेक्टेड लोग में आ जाऊंगा. सो मैं नॉर्मली ऐसा होता नहीं, आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड, तो उनकी अच्छी परसेंटेज आती है 80, 90, किसी की 100% भी आती है, उस टाइम आ जाती थी. और मैं शायद ऐसा था जो 50-55 में घूम रहा होता था बीच में. Okay. हमेशा से बहुत स्टूडेंट रहा हूं, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहा शायद वो चीजें हमें ऑब्सोल्यूट लगी, बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी कि उनका शायद रियल वर्ल्ड से इतना कोई कनेक्शन नहीं था. मैंने अपने आप को हमेशा चीजों को तैयार किया है रियल वर्ल्ड के लिए. Okay. हम That's great. सक्सेसफुल वर्ल्ड पसंद करें तो वी नो व्हाट वी आर, और हम वो चीज करें जो कि बुक्स में ना हो. द रीजन व्हाई आई से दिस इज के अब जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो जो हम मार्केटिंग की बुक्स पढ़े वो 1950s की लिखी हुई हैं, और आपको आइडिया होगा कि You're right. चीजें होती जा रही हैं. आज भी हम लोग केसेस पढ़ते हैं तो एप्पल और स्टारबक्स से आगे नहीं पढ़ते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. मैं पढ़ाई में बहुत बुरा रहा हूँ, लेकिन अदर देन दैट मैं स्पोर्ट्स में बहुत इन रहा हूँ. आई हैव प्लेड स्क्वॉश on good levels. मैंने क्रिकेट खेला है, अच्छा मैंने बाकी सारे मस्ती मजाक किए, बॉडी बिल्डिंग बहुत टाइम की है. लेकिन मैं अपने आप को जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें मैंने बहुत ज्यादा हमेशा इन रखा है, और दैट इज व्हाट जिसने मुझे इतना ज्यादा जो है वो ग्रूम किया है. अब दोस्तों यारों में मैं कहता हूँ हमेशा कि जो शख्स दोस्तों यारों में बैठता है वो सबसे ज्यादा होशियार होता है. Yes, yes, you're right. आप जब दोस्तों यारों में बैठते हैं तो you always are taunting on each other. Yes. वो उसको I agree with you, Abhi. तो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना वो आपको बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों में रहने से. तो आपको माइंड बहुत स्पीड में काम कर रहा होता है कि किसी ने मुझे कोई बात बोली है तो मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स उसको सामने से करना है कि मेरी भी वाह हो चार दोस्तों. बिल्कुल ऐसे. समथिंग जिस पे हमने जब काम किया है तो हमें यही सारे प्लस फैक्टर्स मिले हमेशा कि यार जो भी हमने चीज बोली, जो भी चीज देखी करी लाइफ में, तो वो सिर्फ एक हमेशा गोल रहा है कि यार अपनी लाइफ को अच्छा करना है. पढ़ाई तो होती रहेगी, तो पढ़ाई को हमने सेकंड, पढ़ाई इंपॉर्टेंट उस चीज के लिए सिर्फ कि पढ़ाई आपके दिमाग को खोल देती है, तो आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो जाती है. लेकिन आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए जो अच्छा काम करना है वो हम लोगों ने ज्यादा सीखा है. That's good. That's great. अच्छा अहमद, ये बताइए कि you have been listed on Forbes 30 under 30 for your venture Telemart. आप ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आपके माइंड में आया, how you came up with the idea, और how you got it started, और कैसे आपने इसको एक बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक सक्सेस स्टोरी बना दी. देखिए बैक इन 2011 और 2012 मेरे फादर के साथ एक इंसिडेंट हुआ वेयर ही लॉस्ट हिज होल कंपनी. तो पार्टनरशिप फर्म्स में जो होता है हाईजैक हो जाती है, पार्टनर्स हाईजैक कर लेते हैं, तो वो एक सिनेरियो हमारे बिजनेस में.
और he was leading one of the biggest distribution brands in Pakistan. तो cellular devices का distribution brand था, बहुत बड़ी कंपनी थी. My father is considered to be a pioneer in the mobile industry of Pakistan. पाकिस्तान की पहली आउटलेट भी मेरे फादर ने खोली थी. जी जी, मैं देख रहा था कि आपके जो टेलीमार्क की जो हिस्ट्री है that is 22 years back, लेकिन ये जो आपने वेंचर स्टार्ट किया it's quite new. तो उसके बाद जो है we were left with nothing. तो हमें ये था कि आप कुछ स्टार्ट करना है. जैसे कि हम लोगों ने कोर्ट कचेरियां ये सारी चीजें कर ली और आज तक कर रहे हैं, वो आपको पता चलता है. तो we got some amount from court. तो हमने बोला यार कुछ तो मिल गई, कुछ स्टार्ट करना है. तो उस टाइम जब मेरे फादर ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड स्टार्ट किया था, तो जो यूनिकनेस डाल सकते थे फ्लेवर वो डाला. तो अब हम जब सोच रहे थे, हमने बोला यार क्या यूनिक करें. तो ई कॉमर्स एक ऐसी चीज थी, हम लोगों ने अपना एक होलसेल का बिजनेस तो सेटअप कर लिया था फॉरेन सेलुलर डिवाइसेस का, क्योंकि वो हमारी उस पर कमांड अच्छी थी. Okay. तो उस पर हम लोग ई कॉमर्स प्लेयर्स को जो है वो दे रहे थे स्टॉक ना, एज अ होलसेलर, एज अ वेंडर. तो हमने ये चीज उनकी देखी, हमने बोला यार ई कॉमर्स ग्लोबली इतना अच्छा चल रहा है. मैं खुद ग्लोबल शॉपर भी बहुत टाइट हूँ, मतलब बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हूँ मैं. तो मैंने बोला यार कि अगर मैं इतनी अच्छी शॉपिंग करता हूँ, बाहर के इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ के जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हमसे एज अ वेंडर ले रहे हैं, हमें उनका स्ट्रक्चर पता था, उनका स्टैंडर्ड पता था. और मैं ये सिर्फ देखता था कि पाकिस्तान में जितने ई कॉमर्स चल रहा है, वो ई कॉमर्स में वो मैं कंपनियां नहीं कह सकते अपन को, वो ऑनलाइन दुकानें चल रही थी. बिल्कुल ना आप उनकी ब्रांडिंग देख रहे हैं, ना आप उनके कोई डिजिटल अच्छे एड्स देख रहे हैं, ना उनकी कोई CSR कैंपेन्स देख रहे हैं, ना कोई मार्केटिंग कैंपेन्स देख रहे हैं. सिर्फ उनका फोकस है बेचो 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 और बेचो. बिल्कुल. तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको एज अ कंपनी लॉन्च किया जाए पाकिस्तान में. और पाकिस्तान में लॉन्च करने के टाइम पे वी हैड अ वेरी क्लियर आइडिया. दो चीजें जो ई कॉमर्स को बहुत बुरी तरह पुश कर रही थी और रोक रही थी पाकिस्तान में, और किसी भी मार्केट में रोकती है. नंबर 1 वाज ट्रस्ट और नंबर 2 वाज प्राइस. सही. तो हम लोगों ने जो मॉडल क्रिएट किया, होलसेल हम कर रहे थे फोन्स की और चीजों की, तो हमने सोचा कि यार ट्रस्ट को हम रिस्पॉन्ड करते हैं विद रिटेल आउटलेट्स. कि हम रिटेल आउटलेट्स पे जाते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर कस्टमर का बिल्डअप हो जाता है जब भी कोई रिटेल ब्रांड होता है. तो हम लोगों ने अपनी रिटेल आउटलेट्स जो है वो स्टार्ट करना शुरू की. हमने अपनी रिटेल आउटलेट्स बनाई. अब हम रिसेंटली फ्रेंचाइजिंग पे भी गए अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम रिटेल की तरफ गए. और सेकंड पार्ट जो था प्राइस का, तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार जब हमें पता है कि हम एज ए वेंडर, एज ए इम्पोर्टर, हम बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और जो है हम लोग उनको दे रहे हैं लोगों को, तो हमारी प्राइस को कोई मैच नहीं कर पाएगा. तो ये दोनों चीजों को हम रिस्पॉन्ड कर पा सकते हैं. तो उस टाइम हम लोगों ने फिर एक ई कॉमर्स, तो हमने पहले होलसेल बनाया, फिर रिटेल बनाया, देन वी स्टेप्ड इनटू ई कॉमर्स. तो ये दोनों ऐसे पिलर्स थे हमारे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे ई कॉमर्स पे. उसके बाद जाके जब हमने ई कॉमर्स लॉन्च किया, तो जाहिर सी बात है हम एक थ्रेड बने मार्केट में जब हम एंटर हुए. द रीजन वाज कि जब आपको पता है कि एक ऐसा प्लेयर जो पहले ही इंपोर्ट और इन चीजों के बहुत आसपास हो, तो वो जब स्टेप इन करता है उसकी प्राइसिंग को, चीजों को, क्योंकि उस टाइम जो था वो बड़ा क्लियर था, ये ट्रस्ट और प्राइस को अगर आप रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो कस्टमर आपके पास आना शुरू हो जाएगा. बहुत छोटी इंडस्ट्री थी. रिटेल से हमें फायदा सिर्फ ये था, रिटेल को एक तो ट्रस्ट फैक्टर था. सेकेंडली आज भी अगर आप देखें तो वी आर नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल रिटेल सेल्स इन पाकिस्तान. ई कॉमर्स इतना छोटा है आज भी पाकिस्तान में. बिल्कुल ऐसे. तो अगर 1% को मैं फोकस कर रहा हूँ तो मैं 99 को कैसे छोड़ सकता हूँ. बिल्कुल. तो रिटेल से हम लोग 99 को ग्रैब कर सकते हैं. प्लस जो हमारा डिफरेंट जो बिजनेस मॉडल का कॉम्बिनेशन है, वो उसको जो है वो हम लोगों को एक यूनिकनेस दे रहा है, एक फ्लेवर दे रहा है कि लोग हमें हर तरफ से अप्रोच भी कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे. That's really great. अच्छा अहमद, ये बताइए कि इट्स नॉर्मली थॉट्स कि being an entrepreneur is very much like riding a roller coaster. ये रोड इतना स्मूथ नहीं है. So what is the biggest challenges? What is the biggest challenge that you faced during your journey? और कैसे आपने उसको cope up किया? देखिए बहुत सारे चैलेंजेस थे. सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि हम थे पूरे कागज. सही है. कभी जिंदगी में काम टाइम कि आप कहीं बैठे हैं तो मतलब आपने बस चलाना जो है वो शुरू नहीं की, कभी सीखी नहीं, और अचानक से आपने बस ड्राइवर बना दिया. मैं बस में बैठे भी नहीं थे आप तो. सही है. तो अब आप डायरेक्ट ड्राइवर बन रहे हैं. तो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल इनिशियल फेजेस में था कि यार आपको एक पूरा नया बिजनेस वेंचर खोलना है, उसको चलाना है, उसमें लोगों को हायर करना है, उनको संभालना है, और आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं जिसकी आपको नो हाउ नहीं है. बिल्कुल. फॉर मी आइडिया भी नहीं था ई कॉमर्स होता क्या है. हमने खरीदी भी थी चीजें, किस तरह चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ना टेक्नोलॉजी पार्ट का हमें आइडिया था मुझे, ना और किसी चीज का आइडिया था. तो हमने उसको स्टार्ट किया. तो पहला ये बड़ा चैलेंजिंग फेज था कि हम लोग इसको किसी तरह मैनेज कर पाए सही से. जो हम चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमारे दिमाग में, तो वो चीज हम इम्प्लीमेंट कर पाए. तो ये बड़ा चैलेंज रहा हम लोगों को इनिशियली.
सेकंड चैलेंज वही कि पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल थी इनिशियल फेजेस में। उसका रीजन क्या हुआ कि मार्केट बहुत ज्यादा छोटी थी और वही कुछ बड़े प्लेयर्स थे जो 5-5, 8-8, 7-7 साल से उस टाइम भी काम कर रहे थे। आज उनको 12-15 साल भी हो गए ऐसे प्लेयर्स भी इंडस्ट्री में। तो उस टाइम इतने छोटे कस्टमर बेस में पेनिट्रेट करना और उनकी मार्केट का चंक लेना ये बड़ा मुश्किल हो गया था। क्यों? नया कस्टमर आ नहीं रहा था उस टाइम। तो पुराने कोई जाहिर सी बात है, आप जो उनके पुराने केक बने उसी में से आपको पेस्ट्रियां चाहिए थी। तो हम लोगों ने उस को जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ पेनिट्रेट करना इनिशियली। तो हम लोगों ने CSR पे स्पेंड किया, हम लोगों ने मार्केटिंग पे स्पेंड किया, TVC पे स्पेंड किया कि हम किसी तरह अपनी एक जगह बना पाए। फिर हम यूनिकनेस की तरफ जाना शुरू हुए, चीजें ऐसी हम लाए, प्रोडक्ट्स लाए इस तरह के कि हम लोगों ने देखना शुरू किया और लोगों ने बोला हाँ यार ये लोग भी हैं कोई। तो इस तरह के चैलेंजेस है। इसके बाद अभी जो मेजर चैलेंज है आपके मुल्क में चल रहा है पिछले काफी सालों से, वो है कि आपकी गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है ई-कॉमर्स को लेकर। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोगों को ठीक ठाक काफी दफा प्रॉब्लम्स भी हुई और FBR की तरफ से नोटिस आए, PTA अलग आपको परेशान करता है और बहुत सारे इदारे हैं जो इस एक के बाद एक आपको परेशान करते रहते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी फ्रेमवर्क है नहीं पाकिस्तान में। अब जाके जो है गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट है उसको सीरियसली ले रही है। वी रिसेंटली मेट सेक्रेटरी कॉमर्स मेनी टाइम्स और ई-कॉमर्स का पॉलिसी फ्रेमवर्क बन रहा है। टैक्स हॉलिडे की बात भी लोग कर रहे हैं, तो वो पॉलिसी में ड्राफ्ट में टैक्स वो हॉलिडे आ गया 10 साल का, तो वी आर हैप्पी अबाउट इट। तो अभी तक प्रॉब्लम अब वही है कि आप एक एक करके चीजें गवर्नमेंट अब जाके कर रही है। पिछले 5 साल वाकई जो हम रोलर कोस्टर कहते थे वही वाली थी, और तो उल्टा मैं तो ये कहता हूँ कि रोलर कोस्टर भी फरारी वर्ल्ड की थी, तो वर्ल्ड फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है, उस पर आप बैठे थे। तो आप टेक्नोलॉजी उस जगह इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है, ना गवर्नमेंट समझती है ना आपका फ्रेमवर्क समझता है। तो उस चीज में आके वो एक डिस्ट्रप्शन का फैक्टर आ गया था कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं शायद मार्केट को और इतनी उल्टी चीज करने जा रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ हर चीज को आप ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अहमद, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दे टीच मोर अबाउट जॉब्स एंड लेस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। बस लेस भी मैं कहूंगा कि दे टीच लीस्ट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक बहुत बड़ा वी सी के गैप है इंडस्ट्री के अंदर, एकेडमिया के अंदर। तो यू आर अ सीजन्ड एंटरप्रेन्योर नाउ, तो मैं चाहूंगा कि आप कोई सजेस्ट करें कि कैसे हम इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान जो गैप है उसको किसी तरह से एक सेम पेज पर इंडस्ट्री और एकेडमिया आ जाए। व्हाट्स योर सजेशन अबाउट दिस? देखिए, मैं कुछ चीजें हम समझते हैं जो कि आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन का जो लेवल है वो उस तरह का नहीं है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज के लिए होना चाहिए कि आप जो फैकल्टी रखते हैं, सही है, उनमें आप विजिटिंग फैकल्टी ज्यादा रखें। और विजिटिंग फैकल्टी आपकी होनी चाहिए उन इदारों से, उन बिजनेसेस से जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। आज अल्लाह माफ करे इस तरह का एक सिनेरियो बना हुआ है यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में कि जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है या जो उकताए हुए हैं बिजनेस वर्ल्ड से वो जाके वहां पढ़ा रहे हैं। तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप उन सर ने पढ़ाया जिन्होंने सारी जिंदगी नौकरी की है। तो हाउ कैन ही एक्सप्लेन व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? राइट, इस तरह का बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो जितना आप जो चीज अब हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ, जो मैं CBM से पढ़ा हूँ, सही है, तो कराची में CBM है, बड़ा मशहूर एक यूनिवर्सिटी है, among the top 6 or 5 universities in Pakistan. Yes, everybody knows. तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या, अब वो जो चीज इम्प्लीमेंट, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। कल भी मैं एक इवेंट में गया CBM में, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपो। मैं पहली दफा इम्प्रेस हुआ एक इवेंट से कि हाँ यार इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान में की जा सकती है, जहाँ पे बच्चों को कहा कि आप कोई भी चीज करें, कुछ भी, आपका सिर्फ कोर्स यही है कि आप 4 महीने में प्लान करें कोई अच्छा सा बिजनेस, छोटा सा, कुछ भी यूनिक सोचें। और उसके बाद जाके उन्होंने कल जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया, चीजों को दिखाया, हम इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। अब वो ये प्रॉब्लम के एक तो जो फैकल्टी लेवल है उसको आपको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कि हमारे उसमें भी जब हमने यूनिवर्सिटी किया तो आपको इंटरव्यूज करने होते हैं। नियरली हर कोर्स में आपको कोई ना कोई एक कंपनी प्रोजेक्ट मिलता है जो आपको करना होता है। प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज, CBM को मैं जानता हूँ, IBA में है मेरा भाई छोटा हमजा, तो वो भी मैंने देखा है। तो IBA में ELP होता है, CBM में कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें होता है कि प्रॉपर एक प्रोजेक्ट मिलता है आपको, उसमें 4 महीने आपको कुछ नहीं करना, उस कंपनी के लिए काम करना है आपको। तो वो वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको सही मानों में इम्प्लीमेंट किया जाए तो फायदा होगा।
और हमेशा प्रॉब्लम क्या है उसमें भी प्रोजेक्ट्स में कि आपका जो मेजर्स है वो फाइनेंस है, सही है, लेकिन इसके बाद भी आपको कैप्स्टोन करना पड़ रहा है, सही। अब अगर कैप्स्टोन करना पड़े तो आप कैप्स्टोन कराएं उसको फाइनेंस प्रोजेक्ट में, आप उसको मार्केटिंग की साइड क्यों धकेल रहे हैं या उसको सप्लाई चेन की उसमें प्रोजेक्ट में क्यों डाल रहे हैं? अब ये इतनी बेसिक चीजें, इतनी बेसिक चीजें जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से अब किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कंपनीज को ऑन बोर्ड लेना मसला नहीं है। तो ये अब इंटर्नशिप्स होती हैं, दूसरी चीजें, अब इंटर्नशिप में आप फैसिलिटेट करें उनको कि वो अच्छे इदारों में बैठे। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बेहतरीन इदारे इस मुल्क के या किसी भी मुल्क के वो होते हैं जो सेठिया कंपनियां होती हैं फॉर लर्निंग पार्ट। द रीजन व्हाई आई से दिस इज, मेरे दोस्त भी काम करते हैं जीएसके में, दूसरे बड़े इदारों में। अब जीएसके ग्लोबल बहुत बड़ा है, सही है, उसके बाद उसका एक पाकिस्तान डिवीजन, इंडिया डिवीजन होगा, फिर पाकिस्तान डिवीजन होगा, उसके अंदर एक कराची ऑफिस होगा, उसके अंदर 50 लोग मार्केटिंग में होंगे, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में। उसमें आप एक नए बंदे ऐड होंगे तो आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, ना कोई लर्निंग ऐड कर रहे हैं आप अपनी। आप एक मोहरा में और एक कोने में बैठे होंगे। सेठिया कंपनी में आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? आप हर चीज अपने सामने देख रहे होते हैं, तो वहां पे नॉर्मली वन मैन शो चल रहा होता है। तो आप क्या, आपको भी वो उसी काम पे ऐसी तरह लगाते हैं कि भाई सप्लाई चेन के भी काम आपसे करवा रहे हैं, मार्केटिंग के भी आपसे करवा रहे हैं, तो उसमें आप पूरे बिजनेस को समझ जाते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की आप में सलाहियत होती है। आप जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जितने भी बड़े, आप किसी का भी नाम लें, जो बड़े बड़े टाइकून्स बन गए, तो वो जितने लोग हैं उन सब ने नौकरी हमेशा जो सेठिया कंपनी में की। ऐसे ही क्यों? उनको लर्निंग पार्ट मिल गया ना। वो जब बैठे उन्होंने बोला अच्छा इस तरह कारोबार होता है, हम पूरा सीख गए, चलो सही है, हम काम करते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए किसी के लिए भी। तो बच्चे इंटर्नशिप भी ऐसी जगह पर करें जहां उनकी लर्निंग को, बच्चों को अगर आप कैप्स्टोन या इस तरह के प्रोजेक्ट्स कराते हैं, वो भी उनके जो माइंडसेट है, जो उनके कोर्स हैं, जो उनकी कॉम्पिटेंसी, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और प्लस तीसरी चीज मैंने आपको बोलूं, फैकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डल फैकल्टी है, अगर आपने 60 और 70 साल के लोग रखे हुए हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं वो अच्छी मार्केटिंग पढ़ाएं, अच्छी डिजिटल चीजें पढ़ाएं, तो वो कभी भी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान और पूरी दुनिया बहुत फास्ट जा रही है, अगर आप पीछे जाएंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। दैट्स ग्रेट अहमद रऊफ ईसा। इट्स द बिगिनिंग ऑफ डिजिटल एरा। इसको अभी हम बिगिनिंग ही कहेंगे। डिजिटलाइजेशन ने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बूस्ट कर दिया है। इवन इन पाकिस्तान तकरीबन हर साल 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, लेकिन हार्डली नॉट मोर देन 5 जो सस्टेनेबल है। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो सस्टेनेबिलिटी का और स्केलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, कैसे हम अपनी स्टार्टअप्स को सस्टेनेबल बना सकते हैं? ये बहुत लो रेशियो है सस्टेनेबिलिटी। आपने फिर भी 5 के जो शायद सस्टेन कर जाते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप गिनना चाहें तो शायद उंगलियों पे 5 या 6 ऐसे स्टार्टअप आप टोटल गिनेंगे पिछले 10 साल में, जिनका कुछ नाम है, जिनको लोग जानते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया और आज तक सरवाइव करके बैठे। Exactly, it is 1 to 5, not exactly 5, 1 to 5। जी, तो अब प्रॉब्लम सिर्फ पता है क्या है, एक तो पाकिस्तान में मैंने आपको बोला कि पूरा जो फ्रेमवर्क बना हुआ है स्टार्टअप का, वो मिसिंग है बहुत बुरी तरह। सही है। अब हमारे जैसे बिजनेस में, जैसे हम बोले तो ई कॉमर्स में हमारे बड़े मेजर स्टेक होल्डर्स हैं कोरियर पार्टनर्स, पेमेंट पार्टनर्स, यस, और टेक्नोलॉजी। सही है। तो ये सारी जो चीजें जो हमारे मेन पिलर्स हैं हमारे बिजनेस के, अगर इनमें ही लूप होल होगा तो मैं अपने बिजनेस को किस तरह आगे लेके जाऊंगा? सही है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी कोरियर्स, आपको अगर नहीं पता, मैं आपको बताता चलूं, इनकॉम्पिटेंट कोरियर्स है पाकिस्तान में। सही है। आई नेवर से देम कॉम्पिटेंट, मैं उनके मुंह पे भी ये बात बोलता हूँ। सही है। मैं ये कहता हूँ अगर कोई अच्छी सोल्यूशन आएगा तो हम जरूर उस पर मूव करना चाहेंगे। सही है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपका ऑप्शन नहीं है, 2-3 बड़े कोरियर थी, आप उनको यूज कर रहे हैं। पेमेंट टर्म्स उनके बुरे, डिलीवरी उनकी बुरी, ब्रोकन डैमेजेस उनके बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी उनको दूर दूर तक नहीं पता क्या होती है, लास्ट माइल कोरियर का तो तस्वुर ही नहीं है पाकिस्तान में। पेमेंट की तरफ जाएं तो पेमेंट जो पार्टनर्स हैं आपके, रीइंबर्समेंट डेज उनके अगर आप देखें बहुत बुरे हैं। कस्टमर से जितनी डिटेल्स वो मांगते हैं बहुत बुरा है। बहुत सारे ऐसे बैंक से जो 3D सिक्योर तक नहीं है, तो उनकी सिक्योरिटी का लेवल हम मैनेज करते हैं। उससे हम बोलते हैं कस्टमर को सर आप ये भी प्रोवाइड करें, ये भी प्रोवाइड करें। एंड में कितनी दफा कस्टमर कहते हैं मैं घर के पेपर भी भेज दूं आपको। ठीक है। तो हम उसको वेयर कर रहे होते हैं। तो इतना इनकॉम्पिटेंट एनवायरनमेंट होगा तो उसमें आपके लिए ग्रो करना एक मसला। दूसरी चीज, स्टार्टअप्स ना ग्रो होने के रीजन, बहुत बड़ा रीजन जो है ना, स्टार्टअप्स का माइंडसेट है।
आज जितने स्टार्टअप्स हैं वो काम कर रहे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे, हम काम करेंगे। इस तरह नहीं होता। टेलीमार्ट आज तक, अभी तक टेलीमार्ट को 5 साल हो गए, टेलीमार्ट जो कर रहा है वो अपने बलबूते पे कर रहा है। सही। तो टेलीमार्ट ने हमेशा, आप इस चीज को सोचे ना कि आप एक प्रॉफिटेबल चीज या एक वर्केबल मॉडल बना के तो दिखाएं, ना कि आप सिर्फ एक आइडिया बनाते हैं। अब कल मैं स्टार्टअप के उसमें गया तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप को तो मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला यार आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, फिर उनको 4 चीजें समझाई तो उन्होंने भी अपने आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। सही। तो उसका रीजन ये, अब एक कह रहे हैं कि मैं एक ऐप बनाऊंगा और वो जमीन.com की तरह होगी, हम उस पर प्रॉपर्टी बेचेंगे और उस प्रॉपर्टी बेचने में हम लोग जो एक एडिशनल चीज कर, मतलब एडिशनल क्या कर रहे हैं, यूनिक जमीन से हटके, तो बोला हम लोग कंसल्टेशन देंगे उनको, मार्केटिंग की, दूसरी चीजों की। तो मतलब अगर ये जमीन में वो पार्ट आ जाए तो आपका क्या होगा अगले दिन, तो वो चुप हो गया। तो मतलब जमीन के लिए किसी भी एक, आप फॉर मी सही है, एक बिजनेस है जो एक ने बोला मैं सुपरमार्केट ऑनलाइन खोलूंगा, मतलब टेलीमार्ट चला रहा है, टेलीमार्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने मिलियन का ट्रैफिक था। नॉर्मली 8-9 लाख 7 लाख ये ट्रैफिक होता है हमारे 7 से 9 लाख के बीच में। तो अगर टेलीमार्ट ये चीज अपने पास सुपरमार्केट चलाता है तो आपको लगता है आपके पास नंबर्स अच्छे होंगे, टेलीमार्ट के पास होंगे। अगर टेलीमार्ट के पास, तो मतलब आप ये फिजूल हरकत करो मेरे भाई। तो प्रॉब्लम क्या है, एक माइंडसेट नहीं है, क्लियर नहीं है और यूनिक सोचना नहीं है। हम चीजों को रेप्लिकेट कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम क्या है, अब मैं एज टेलीमार्ट आपको एक बात बोलूं, अगर कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स में बहुत सारी कंपनी आई रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में, और वो 2-3 सालों में बंद भी हो गई, या आपने उनका एक ठीक ठाक आपने डाउनफॉल देखा। उसका रीजन पता है क्या है, दे आर कमिंग इन कॉम्पिटिशन विद दराज। ये इनका बेसिक प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूं कि मैं दराज के मॉडल पे आना चाहता हूं, सही है, जो दराज का मॉडल है या किसी और बड़े ग्लोबल उसका मॉडल है, और सिमिलर मॉडल पे मैं काम करूंगा, तो इसके बाद जीतेगा वो जिसके पास पैसा ज्यादा है। बहुत क्लियर सी चीज है। और इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस के बाद दराज जितना पैसा नहीं है। ऐसे ही है, राइट। दराज महीने में 10-15 करोड़ नुकसान कर देगा, दराज को फर्क नहीं पड़ता, आपको और मुझे पड़ जाता है। सही है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने उस मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, जो चीज वो लोग चला सकते हैं आप नहीं चला सकते। तो क्या हुआ, उनके लिए प्रॉब्लम हुआ। टेलीमार्ट यूनिक मॉडल पे काम कर रहा है, यूनिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। सिर्फ हम सोचते वही है, काम वो करो जो दूसरे ना कर रहे हो, तो वो चीज आपको प्लस फैक्टर देती है। ये चीज हमारे स्टार्टअप नहीं सोचते। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्टअप अगर कहता है भी पैसा, अगर कोई अच्छा स्टार्टअप भी है उसको पैसा ही नहीं मिलता काम करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड्स देखें पाकिस्तान में, तो मैं इन्वेस्टर्स नहीं कहता हूं पाकिस्तान में, मैं कहता हूं वो हाईजैकर्स है। ठीक है। तो द वे एंटर द कंपनी, वो कहते हैं कि यार हम इसके, हमें इक्विटी भी ज्यादा मिल जाए, हमें पैसे भी कम देना पड़े, वैल्यूएशन भी बिल्कुल फजूल इसको दे दें। तो आपने तो पहले दिन ही उसको वो कर दिया ना, डीमोटिवेट। आप अगर उसको 4 पैसे, मैं कहता हूँ मार्केट रेट पे आप उसको लें, आप भले महंगा नहीं लें। क्यों, आप भी ऐसी कंपनी चला रहे हैं, इन्वेस्टर भी कंपनी चला रहे हैं ना, तो आप भले उसको मार्केट रेट पे लें। आप ये तो ना करें कि मार्केट रेट से भी आप उसको नीचे ले रहे हैं, पता है पैसे चाहिए इसको, इसका पैसे तो है नहीं, चलाएगा कैसे, तो आप उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपके यहाँ मैक्सिमम टिकट साइज $1.5 लाख का है। $1.5 लाख हम जैसे बिजनेस के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अब वो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में बैठे हैं कि ये फ्रेमवर्क भी नहीं, मैं आपको बोला इन्वेस्टर्स का, हमारे स्टार्टअप्स का माइंडसेट नहीं है, प्लस इनको गाइड करने के लिए लोग नहीं है। एनआईसी आपको पता है यहाँ पर है कराची में, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, और वो चल रहा है, पाशा का जो चल रहा है वो भी है, नेस्ट आयो। अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, वहां से आप सिर्फ ये देखें कितने स्टार्टअप निकल रहे हैं। अगर एक सेशन में उनका 20-20, 25-25 स्टार्टअप है और साल में कोई एक स्टार्टअप क्लिक कर जाता है और वो भी एक बेसिक लेवल तक रह जाता है, तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज है जो बुरी है हमारे अंदर, ये क्या ऐसी चीज है जो हम नहीं कर रहे कि उनको प्लस फैक्टर मिले। वहां मेंटोर्स तो आ रहे हैं। अभी मैं एनआईसी गया तो मैंने एनआईसी के हर स्टार्टअप को बोला, मैंने बोला यार मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। तो हमने उनको आइडियाज भी दिया, हमने उनको प्लेटफॉर्म भी दिया, मैंने उनको इनकी 10 चीजें और उल्टा बेनिफिट की थी जो शायद कल हमारी कंपटीशन में आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर वो सिर्फ अगर हम जाएंगे एज ए मेंटोर और बातें अच्छी अच्छी करेंगे तो बातें बहुत अच्छे लोग कर लेते हैं। अगर आप उनको गाइड करेंगे और काम नहीं करवाएंगे, वो आज तक मॉडल बना के बैठे काम ही नहीं कर रहे। अब वो 3D के एक हजरत थे, 3D की इतनी अच्छी चीजें वो बनाता है। मैंने बोला यार आपको कोई नहीं जानता, सही, आप बेचना शुरू करो उसको। आप सिर्फ बना ही रहे हो अपनी खुशी के लिए कि मैं बनाता हूँ ये चीज, आप बेचें तो उसको, आप उसको मॉडल नहीं बनाएंगे, आगे नहीं लेके जाए। प्रॉब्लम क्या है, वो एनआईसी में बैठे हैं और उनको गाइड अगर मैं जाके करूंगा तो फायदा क्या। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। पूरा इकोसिस्टम जो है ना वो बहुत बुरी तरह डैमेज है। तो वो बिल्डअप ही नहीं, बल्कि डैमेज भी नहीं, बिल्डअप ही नहीं हुआ। तो अगर आप उसको बिल्डअप करेंगे और उसको आगे करेंगे तो आप जाके कल बराबर में आपके इंडिया है, आप उसका सिर्फ स्ट्रक्चर को देखें।
इंडिया में स्टार्टअप कल्चर जो है वो किस लेवल तक पहुंच गया और आप कहाँ हैं। चले माना वो आपसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, बहुत ज्यादा पीछे, आप उनसे पीछे चल रहे हैं 10 साल पीछे, लेकिन आज भी आप उस चीज को अडॉप्ट तो करें। ऐसे ही। तो फिर अहमद ये बताइए कि ये सारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान का, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो पॉलिसीज हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए व्हाट यू फोरसी द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान? क्या ई कॉमर्स का फ्यूचर है पाकिस्तान? देखिए, ई कॉमर्स पिछले 1 से 2 साल अगर मैं आपको कहूँ तो उसने बड़ा अच्छा ग्रोथ देखी है। ई कॉमर्स में ग्रोथ हर साल है, ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स में ग्रोथ नहीं है। ई कॉमर्स में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, प्लस बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो लोकल इंटरनेशनल जो स्पेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ओवरऑल जो साइज है मार्केट का वो बड़ा होता जा रहा है। नए से नए कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको पता है हर ब्रांड ने भी, जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं, कपड़ों के ब्रांड है दूसरे, उन सब ने भी अपने ऑनलाइन स्टोर खोले हुए हैं। तो ऑनलाइन का एक ट्रेंड आना शुरू हो गया। आपको ब्लैक फ्राइडे एक टर्म है जो कि बाद में ब्लेस्ड फ्राइडे हो गया पाकिस्तान में कोर्ट्स के थ्रू। व्हाइट फ्राइडे, तो ब्लेस्ड फ्राइडे, वो बहुत सारे फ्राइडे निकला है उसमें से। तो उस तरह का इवेंट हुआ। पहले साल उसको इतनी हिट नहीं मिली, लेकिन अगले 2-3 सालों में सबने उसको किया। उल्टा यहाँ तक कि अब हम तो जहाँ जिस लोकेलिटी में बैठे हैं कराची में, तो यहाँ तो दुकानों में, रिटेल आउटलेट से सबने ब्लैक फ्राइडे के बोर्ड लगाए हुए थे। तो हर ब्रांड उसको सेलिब्रेट कर रहा है। और वो कहाँ से निकला? ई कॉमर्स से निकलना शुरू हुआ। तो अगर ई कॉमर्स की, इसका मतलब ये कि रीच इतनी हो गई है कि लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ई कॉमर्स आज 1% है, लेकिन कल हो सकता है कि वो जाके 10% भी टच करे। अगर वो कल जाके 10% टच करता है तो वो बहुत अच्छा होगा पूरी इकोनॉमी के लिए। ई कॉमर्स में अभी गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट ने बोला यार अगर 2 चीजें ऐसी हैं जिस पर हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, वन इज बिल्डिंग अप एम्प्लॉयमेंट और सेकंड इज जनरेटिंग एक्सपोर्ट्स। और ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो ई कॉमर्स कर सकता है। कितने लोग हैं जो ई कॉमर्स के खिलाफ भी हैं, कहते हैं यार नॉर्मल दुकानें बंद हो जाएंगी। अब उनको ये बड़ा क्लियर समझाना जरूरी है कि नॉर्मल दुकानें कभी भी बंद नहीं होंगी। ई कॉमर्स और रिटेल में उतना ही क्लियर डिफरेंशिएशन है जितना लैपटॉप और फोन में। आप और मैं भी लैपटॉप से बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, हम और आप फोन पे बात नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कभी ऑब्सोलीट नहीं होंगी। दोनों बहुत अलग मार्केट्स हैं। और कहीं भी दुनिया में, चाइना में सबसे ज्यादा ई कॉमर्स, यूएस में बहुत ज्यादा ई कॉमर्स है। मैक्सिमम के टच किया तो वो 30% से ऊपर नहीं गया, तो 70% रिटेल रहती है। और अगर रिटेल ऑब्सोलीट होता तो अमेज़न वाले पागल नहीं है कि वो होल फूड्स खरीदते 13 बिलियन में। और अगर ई कॉमर्स फजूल होता तो वॉलमार्ट वाले पागल नहीं है कि वो 21.6 बिलियन की वैल्यूएशन में फ्लिपकार्ट को लेते। तो वो एक बड़ा, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो ब्यूटी है। तो हमने उसी ब्यूटी को हमने इसीलिए रखा कि दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो ई कॉमर्स आगे अगले आपको इंशाल्लाह 5 सालों में देखेगा कि ई कॉमर्स विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान। और इसी तरह जिस ग्रो होता जा रहा है, नए नए स्टोर्स आ रहे हैं। और जितने नए स्टोर्स हैं, होता यही है कि हो सकता है बाग में 4 बड़े पौधे हों, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं ना बॉर्डर्स पे, वो उसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो वो हम यही कहते हैं जितने लोग एंटर होंगे और अच्छा है इस इंडस्ट्री के लिए। क्यों? वो नए कस्टमर्स को लेके आएंगे, अपने जानने वालों को, दूसरों को। जब उनके जानने वाले की उनसे शॉपिंग करेंगे तो वो 4 चीजें हमारे से भी खरीदना शुरू करेंगे। क्यों? उसको ई कॉमर्स पे ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। Ahmed, now I would ask you the question of the session. The other day I was talking to Leila Kasuri. She has also been listed Forbes 30 under 30. उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी। तो उनके जो व्यूज हैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के, आई वुड नॉट से कि शी इज अगेंस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन उनका जो आइडिया है आई वांट टू शेयर विद यू। वो मैं लिखा, मैं रीड आउट करना चाहूंगा कि too many kids are interested in becoming founders. वो कहते हैं कि ये स्टार्टअप बग है जो एक बड़ा कॉमन हो गया है नई जनरेशन में। और अकॉर्डिंग टू हर, फर्स्ट बिकम अ स्पेशलिस्ट बिफोर बिकमिंग अ फाउंडर। लेकिन जो रियल टाइम आपकी हम एग्जांपल देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो वन डे यू विल बिकम अ स्पेशलिस्ट। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर व्यू? मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि स्पेशलाइजेशन जो है ना, वो अच्छी चीज है, वो बुरी चीज नहीं है। लेकिन नॉर्मली आपको ये चीज, डॉक्टर्स पढ़ के डॉक्टर बन गए, पढ़ के इंजीनियर बन गए, पढ़ के ये बन गए, आपको कोई भी बिजनेसमैन पढ़ा लिखा नहीं दिखेगा। हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है। Being an entrepreneur, being a businessman, it's a mindset. Yes. ये कोई लर्निंग नहीं है। मुझे आज भी लोग कहते हैं कि आप ये बताएं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बाय बर्थ होता है या वो पढ़ के बन सकता है।
तो मैं हमेशा ये कहता हूँ पढ़ के कोई नहीं बन सकता। द रीजन व्हाई आई से दिस इज, मैं उसको बैक भी करूंगा अपनी बात को, और ये इसकी वजह से, मतलब ये पता है क्यों है? अगर मैं कहता हूँ किताबें पढ़ने से सब एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, जी हम 10 लोगों ने सेम किताब पढ़ी है एक ही, फॉर एग्जांपल क्लास में, अब जब एक मसला आएगा तो हम एक ही तरह रिस्पॉन्ड करेंगे ना उसको, ऐसे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होगा ना, वो खेलेगा उसमें। यस, सही है, मसले सब पे आते हैं, द वे यू रिस्पॉन्ड, सही है, हाउ फास्ट यू आर, आप कितना जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये उसकी ब्यूटी है। फाउंडर, जो बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम स्टार्टअप करेंगे, हम फाउंडर बनेंगे, अब आप और मैं अभी डिस्कशन कर रहे थे कि कोई पिछले 10 सालों में 5 बड़ी कंपनियां निकली हैं पाकिस्तान की जो स्टार्टअप थे, और कुछ कंपनियां बन गई हैं, सही है। तो आप, मैं कह रहा हूं, इतना खतरनाक एक फिल्टर प्रोसेस है, सही है। हम जो बचपन में पढ़ते थे कि फिल्टर ऊपर में डालें, एंड में जाके थोड़ा सा कुछ निकल जाएगा, सही है। तो वही चीज एक फनल है पूरा, सही है। उस फनल में 5000 लोगों का दिल होता है, सही है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक, जिनपे पेमेंट गेटवेज लगे हुए हैं, नॉट सीओडी, पेमेंट गेटवेज लगे हुए हैं, वो 1000+ है। 1000+ वेबसाइट है इसको पाकिस्तान में जिनमें पेमेंट गेटवेज लगे हुए हैं, इजी पैसा हो, जैज कैश हो, XYZ दूसरे हो। तो अगर 1000 वेबसाइट है, आपने नाम कितनों के सुने हुए? सही, मैक्सिमम 10 15, सही है। इससे ज्यादा नहीं पता। होता क्या है कि जो फनल है, हर बंदा आ रहा है इस रेस में, सही है, हर बंदा कह रहा है मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, लेकिन इसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, हर लेवल पे स्क्रूटनी होती है। फिर इसके बाद जिसका पैशन जो है ना, और जिसका माइंडसेट वो सबसे ऊपर होता है ना, वो हमेशा निकल के सामने आता है। कुछ एग्जांपल्स, मैं ऐसा शख्स हूं, मैं शायद अपने कंपटीशन की भी तारीफें करता हूँ, सही है, और नॉर्मली लोग नहीं करते, सही है। आई सॉ एन ऑनलाइन स्टोर, मैंने उससे कुछ चीजें भी खरीदी, सही है। मैं लोकली, मैं जिन लोगों से भी खरीदी, मेरा कभी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, एक के साथ मेरा अच्छा रहा, सही है। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, सही है, आई गेस फैसलाबाद का है, सही है। इसने एक चीज पकड़ी कि यार मैं लेफ्ट ओवर्स पे काम करूंगा, इनका शायद पुराना काम भी यही होगा जो दिखता है इनके उससे स्टाइल से काम के। तो उन्होंने जिस तरह काम किया हजरत ने, तो बहुत अच्छी चीज की, यूनिकनेस है ना। अब एक यूनिकनेस पे कमांड कर ली, अब जहां हम जैसे लोग बैठे हैं, सही है, कुछ ई कॉमर्स बड़े जायंट्स बैठे हैं, उसमें वो एक अच्छी पेनिट्रेशन हो रही है। क्यों? एक नई कैटेगरी को लेके टेलीमार्ट ने भी इसी तरह पेनिट्रेट किया। टेलीमार्ट ने अपने गोल्ड की चीजें हैं, सही है, अपने जो दुबई के प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की हमने चीजें दिखाई कि हमारे लिए पेनिट्रेशन बहुत आसान हो गई मार्केट में। तो अगर कोई फाउंडर बनना चाहता है, फाउंडर बनना नहीं है, एंटरप्रेन्योर बनना थोड़ा ही नहीं है, लेकिन जितने लोग भी ये ट्राई कर रहे हैं, अगर उनका माइंडसेट है, तो अगर 50,000 लोग भी ट्राई कर रहे हैं, एंड में 5 लोग निकल रहे हैं, या 10 लोग निकल रहे हैं, या 20 लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वही सिर्फ कॉम्पिटेंट लोग हैं, बाकी सारे उन्हीं के पास नौकरियां करेंगे। तो ये कभी भी नहीं होगा कि लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो शायद जॉब मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जॉब मार्केट के लिए अलग लोग हैं जो इस माइंडसेट के, हमारे दोस्त आज भी हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे कंपनियों में बैठे हुए हैं, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख तनख्वाह उठा रहे हैं, और वो खुश हैं। वो कहते हैं अपना काम नहीं करना भाई, यहाँ सुकून है, बैठते हैं, खाने पीने को मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। हम जैसे लोग कहते हैं पैसे ना मिले लेकिन कुछ नाम बनना शुरू हो जाए कंपनी से। तो वो एक दोनों अलग माइंडसेट है, और ये चीज होना जरूरी है किसी भी मार्केट में। अगर सारे लोग जॉब की सोचेंगे ना, तो इसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी आप सोचें। आपकी अगर कोई कंपनी आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आपके एक्सपोर्ट्स कहाँ जाएंगे? आप सिर्फ इंपोर्ट पे काम कर रहे होंगे, इंपोर्ट करें बाहर से और यहाँ पे बेचें और ट्रेडिंग कंपनियां बनना शुरू हो जाएंगी। That's great. Ahmed, you are an inspiration for the youth. लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यंग जनरेशन के लिए, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने स्टार्टअप्स अपने स्टार्ट किए हैं या जो स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक चीज जो इंग्रेडिएंट है वो एक पैशन, सही है। वो हर बंदा कहता है पैशन होना चाहिए, और जो आप कर रहे हैं वो आपको पसंद होना चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, ये सारी चीज अपनी जगह है। कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर बहुत जरूरी है। हमारे केस में हमने बहुत सारे, ऐसी बातें, मैंने आपको बोला हम पहली दफा बिजनेस कर रहे थे, मैंने तो कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं था, सही है। हम तो सिर्फ पार्टी कर रहे थे लाइफ में, हम सीनियर वाले लोग हैं, हमसे तो पार्टी एक्सपेक्ट करते लोग ना, तो हम पार्टी कर रहे थे लाइफ में, अचानक से कारोबार में आए, तो हमने डिसीजन बहुत उल्टे सीधे लिए। बेस्ट पार्ट वाज कि हम उस डिसीजन
को हमारे खानदान वालों ने, हमारे घर वालों ने, मेरे फादर ने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। हमारी अम्मी ने 4 दफा झाड़ दी, तो हमारे वो फादर ने बोला कि नहीं इसको करना है तो कोई मसला नहीं, कर लेगा। तो उनका एक belief था ना हमारे ऊपर, ये हमारे लिए एक प्लस फैक्टर था। प्लस हमने हमारे फेलियर्स को एक्सेप्ट किया। आज भी कभी गलती है तो हम कहते हैं हमसे हुई है। तो अगर कोई भी शख्स किसी भी तरह कोई भी काम कर रहा है, एक चीज उसकी पसंद होना बहुत जरूरी है उस काम की। जो हम बचपन से सुनते हैं, वो करो जो पसंद है वो करो, और ये चीज समझाना उनके माँ बाप को बहुत जरूरी है। हमारे पास इंटरव्यूज होते हैं, हमने ऐसे लोग देखे हैं, मार्केटिंग हम देख रहे होते हैं, हमें इनके मुंह से के मार्केटिंग के लड़के हैं, लेकिन पढ़ के आ रहे हैं फाइनेंस। क्यों कर रहे हो भाई फाइनेंस? सवाल पूछ लें, अब्बू को दिल था। सही है? तो उनके माँ बाप को ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। प्लस जो भी काम करें हमेशा यूनिक करें, वरना क्या होगा, आप एक मीडियोकर बन के रह जाएंगे। कल मैंने एक इंटरव्यू में एक जगह बोला, परसों मैंने बोला यार अगर सारे बाल वाले हो ना तो उनमें गंजा भी अच्छा बीच में से दिख जाएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी डिफरेंट करेंगे तो आपको लोग देखेंगे, आपको नोटिस करेंगे, और वो आपके लिए हमेशा एक प्लस फैक्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो यूनिकनेस जो है ना सबसे की एलिमेंट है। आप जो कर रहे हैं यूनिक कर रहे हैं। मैंने एक और बात कहता हूँ कि सारे लोग फास्ट बॉलर्स हैं, सही है, शोएब अख्तर का स्टाइल अलग था, सही है, सारे लोग अच्छे बैट्समैन हैं, शायद अफरीदी अच्छा बैट्समैन नहीं है, उसका स्टाइल अनोखा था तो वो मशहूर हो गया। सही है? तो आप हमेशा यूनिक हो जाएंगे तो वो हमेशा आपको प्लस फैक्टर मिलेगा कि हर लोग आपको देखना शुरू करेंगे। तो यूनिकनेस इज द की। आप कोई भी बिजनेस करें, आप उसमें यूनिकनेस का फ्लेवर डाल देंगे तो हमेशा आप सबसे अलग दिखना शुरू हो जाएंगे, और वही आपके लिए हमेशा फायदा देगा आपको। That's great. Thank you very much, Ahmed Rauf Isa, for your time. हमारी बहुत बेस्ट विशेस हैं टेलीमार्ट के लिए और आपके बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। अल्लाह हाफिज।